Welcome everyone. This is Siddharth Mehta, Center Head of Career Launcher, and we are starting off with a series of interviews in which we will be calling various industry experts from banking industry, from government jobs, those who have done MBA, those who are working in legal profession or any other profession who have done something significant in their life. So we are starting off with this series, and the first person that we have invited is शशांक सिंह. शशांक इज करेंटली वर्किंग इन एसबीआई, और जैसा कि मैं देख सकता हूं आज भी उन लोगों का वर्किंग लग रहा है. तो शशांक, इफ somebody comes and disturbs you, we won't mind, because दैट वे हमें लाइव ग्लिम्स मिलेगा कि एक बैंकिंग जॉब में किस तरीके के काम रहते हैं. ठीक है, नहीं सर, एक्चुअली सो कस्टमर बिल्कुल तो हेजिटेट मत करना और वीडियो बंद मत नहीं। करना, हम भी देख लेंगे कि क्या होता है. मैं आज कस्टमर नहीं, ऑफिस के स्टाफ है वो आएंगे, तो कस्टमर हाँ, के लिए तो कस्टमर नहीं तो आज आएंगे। नहीं आएंगे. ऑफिस के ठीक है. स्टाफ है, 5-6 लोग हैं जिनको स्पेशली जो कुछ पर्टिकुलर ऑडिट का काम है, तो उसके लिए आना पड़ता है। दिसंबर एंड और मार्च एंड थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, थैंक तो यू सो मच इसलिए। कि हेक्टिक होने के बावजूद यू टुक आउट टाइम फॉर अस, एंड वी विल कीप इट शॉर्ट, 30 to 40 मिनट्स, बिकॉज आई नो कि जैसा तुम अभी संडे को काम कर रहे हो, एटलीस्ट लोगों को ये पता चले जिनको लगता है कि बैंकिंग का जॉब आसान रहता है. तो हम सब तो अपने घर में बैठे हैं, मैं भी घर में बैठ के इंटरव्यू ले रहा हूँ, बट तुम ऑफिस में अपने हो, तो पीपल शुड नो कि इतना आसान कुछ भी नहीं रहता. हाँ But before we start now, let me formally introduce you. Sashank Singh is born and brought up in Bhilai itself, and he has done his engineering from CSIT. I think 2015 pass out CSIT, Shashank, and उसके बाद शशांक ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन की, और आई हैव सीन हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, और इसने काफी एफर्ट डाला. He was of course associated with Career Launcher also, and he cleared IBPS also, clerical also, SBI PO also. He worked in Bank of Baroda for a few days, I believe, Shashank. नो सर, बैंक ऑफ इंडिया सर, बैंक ऑफ इंडिया। Bank of India, few days, Bank of India. Then he cleared SBI, and he also has offer from other government jobs also. I mean, for example, FCI, isn't it, एफसीआई, फूड Shashank? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Food Corporation of India. तो ठीक है, let us begin this interaction. तो शशांक, सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है कि जो 3 इडियट्स में आमिर खान ने बोला था, अगर बैंकिंग में ही जाना था तो इसने इंजीनियरिंग क्यों की? सर तो इंडिया में मुझे जैसा हम मुझे लोग। पता है कि ये बड़ा ही भ्रम फैलाने वाला आमिर खान का वो डायलॉग था, बट क्यों नहीं इसी से हम स्टार्ट करें, एंड व्हाट आर योर हाँ व्यूज ऑन हाँ। दैट, एंड हाउ यू हैव लैंडेड अप इन बैंकिंग इंडस्ट्री? सर जब मैं बैंक में हूँ तो 40 अबो के जितने भी लोग मैं देखता हूँ बैंकिंग में, तो जो 40 अबव वाले हैं उनमें मैक्सिमम सर कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं। उस टाइम पे बैंक में जो होते थे वो वैसे ही, वो आमिर खान वाला जो जो उसने कहा कि कॉमर्स या एमबीए के लोग ही बैंक में होने चाहिए, इसी माइंडसेट से लोग बैंक में आते थे। बट अभी जो यंग जनरेशन में मेरे टाइम पे जितने भी लोग लगे हैं, वो सब इवन एनआईटी से इंजीनियरिंग करके भी लोग एसबीआई में क्लरिकल पोस्ट पे भी आते हैं। तो मतलब ये अब वो मिथ हट गया है। मेरे हिसाब से 95% अभी का जो स्टाफ आ रहा है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का ही है। इंजीनियरिंग के बाद ऑप्शन, और अब तो जो हमारी नई शिक्षा नीति भी आई है, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बाउंडेशन है कि आप ये वाले कोर्स के बाद ये वाला नहीं कर सकते और ये वाले कोर्स के बाद ये वाला नहीं कर सकते। एप्लीकेबल होगा आगे चल के, तो फिर कहीं भी कोई भी जा सकता है। बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, क्या तुम्हें हेल्प होती है क्या बैंकिंग में? मतलब समवेयर, मतलब तुम्हारा जो पढ़ाई इंजीनियरिंग की हुई है, वो किस तरीके से हेल्पफुल होती है? सर इंजीनियरिंग में क्योंकि मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है मतलब 3 सेमेस्टर तक, तो उसमें देख के लगता है कि हाँ मैथ्स हम लोगों का इतना स्ट्रांग हो जाता है, या मतलब ठीक हो जाता है कि जिसके कारण से मैथ्स मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैलकुलेशन है। मैथ्स में ये भी होता है कि आपके जल्दी समझना, मतलब आप जल्दी किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि हाँ इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जो पुराने स्टाफ थे वो ये सारी चीजें नहीं कर पाते थे, और अभी जो आ रहे हैं वो उसको जल्दी मतलब इजीली कर ले रहे हैं, इसलिए कम स्टाफ में भी काम हो जाता है। जैसे मैं अपने ब्रांच की बात करूं, तो पहले यहाँ पे 120 स्टाफ हुआ करता था, आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले, और आज यहाँ पे हम्म. सिर्फ 15 स्टाफ है। हम्म. 120 15 बाई 8 हो गया। हम्म. तो शशांक, मेरे ख्याल से एक चीज और जो मेरे को लगता है तुम वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे होगे शायद, बट बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड,
थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और मशीन्स बेटर वे में आप यूज कर पाते हो, और अब तो बिल्कुल ही डिजिटल हो गया है पूरा एज पूरा कंपेयर अब टू तो समवन डिजिटल हो जो। गया है। सॉरी। सर लास्ट मंथ का मैं एक अपना बताना चाहूंगा, रीजन जो हम लोगों का है भिलाई रीजन, सेक्टर 1 वाला हम्म। ऑफिस है, उस हम्म। रीजन में मैंने टॉप किया था। वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग एक है, वीडियो अरे केवाईसी वाह। मतलब वीडियो कॉल से केवाईसी करके कोई भी इंसान घर बैठे भी अकाउंट ओपनिंग कर सकता है, तो उसमें हम लोगों ने टॉप किया था, राजनांदगांव मेन ब्रांच। और उसके कारण से मतलब अब ये चीज जो हो रही है वो इसलिए हुई क्योंकि मैं एज अ न्यू यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। इससे पहले हमारा ब्रांच काफी नीचे रहता था इन सब चीजों में, बट अभी क्योंकि हम्म। मैं ज्वाइन किया और मेरे जैसे जितने लड़के भी ऐसे न्यू ज्वाइन किए हुए हैं, वो ये सारी हम्म। चीजों को इजीली कर ले रहे हैं। क्योंकि अभी बिल्कुल। जो मतलब जो ओल्डर जनरेशन है उनसे अगर आप ये चीज उम्मीद करेंगे तो वो गलत ही होगा, क्योंकि वो मतलब हार्डली वो कंप्यूटर ऑपरेट कर पाते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे लेजर रजिस्टर पे चीजें होती थी। आजकल पूरा डिजिटल शिफ्ट होते जा रहा है। शशांक, एक चीज और, मतलब ये तो हम इजी वाला पार्ट देख लिए कि बिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैथ्स वगैरह में या लॉजिकली किसी चीज को आंसर करने में या टेक्नोलॉजी में हेल्प होती है। बट हम्म। अब तुमने जब लेजर लेकर के आया है टर्म, तो तुम बैंकिंग ज्वाइन करने से पहले डेबिट क्रेडिट और अकाउंटिंग के बारे में तो कुछ जानते नहीं होगे, तो हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर समवन हु इज फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड कि इन चीजों को समझ सके? हाँ सर, वो थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होती है। जैसे कई जगह पे ये नहीं समझ में आता कि कौन से वाले हेड को डेबिट करना है, कौन से वाले हेड को क्रेडिट करना है। तो वो चीज तो डिफिकल्ट होता है कि पहले तो हमें यही नहीं समझ में आता था क्रेडिट के डेबिट क्या होता है। एक बार जब मैंने, क्योंकि मैं बैंक जाता नहीं था, मैं बैंक ऑफ इंडिया में जब कांकेर में था, तो मैंने एक लेडीज को देखा था, मेरे पास आई थी, मैंने पासबुक में देखा 320 सीआर लिखा हुआ था। तो मेरे को हम्म। ऐसा लगा पहली बार देख के कि वो 320 करोड़ रुपए है क्या इसके करोड़ पास? है। मैंने भी इतना पहले ये पैसा, सोचा था एक बार। ठीक इतना है। पैसा कैसे हो सकता है किसी इंसान के पास? क्योंकि मैं हाँ। डिजिटली बैंक यूज किया हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा उतना कभी गया भी नहीं पासबुक प्रिंटिंग वगैरह कराने, तो मुझे आइडिया था नहीं। तो मैंने जब देखा हम्म। तो मैं बोला बाप रे, ये तो ऐसी दिख नहीं रही है, इसके पास 320 सीआर करोड़ रुपए है यार। तो मुझे किसी ने बताया कि सीआर का मतलब क्रेडिट होता है। तो वो वहां से फिर एक चीजें, अब बहुत सारी चीजें समझ में आने लग गई हैं। तो ठीक है। वो है कि हाँ, ये डिफिकल्ट था उस टाइम पे समझना। और वो तो है, मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि एकदम इजी केक टू कट था, क्योंकि जो कॉमर्स की भी पढ़ाई है वो इतनी इजी नहीं है। उसमें भी बहुत ऑब्वियसली। सारे हैं। अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता है हम लोगों का, JAIIB का एग्जाम में। उसमें अकाउंटिंग में हम्म। सारे इंजीनियरिंग वालों की हालत खराब हो जाती है, और कॉमर्स वाले इजिली निकाल लेते हैं। वो हम्म। एक, मेरे ख्याल से टू कंक्लूड इस पार्ट को हम यही कह सकते हैं कि अब ऐसा समय नहीं रहा है कि लोग बाउंडेशंस में जिए कि मैं इंजीनियरिंग किया हूं तो मैं यही करूंगा, मैं कॉमर्स वाला हूं तो मैं यही करूंगा। हमने तो देखा है हमारे यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के फैकल्टी हुआ करते थे, वो तो अब ट्रैवलर बन गए एंड ही इज क्वाइट सक्सेसफुल। उसे भी मैं कभी आगे बुलाने वाला हूँ, अनुपम को। हाँ ठीक है। तो मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। अब अगले उसमें आते हैं कि शशांक, ये जो मन में बहुत सवाल रहता है, और कि सरकारी काम मतलब एकदम आराम का काम, और वो लाइव तुम दिख रहा है कि तुम अभी बैंक में संडे को बैठे हो, तो आराम का काम तो नहीं है। बट सबको सरकारी जॉब मतलब ऐसा लगता है कि आराम का है। आई थिंक ओनली गुड पार्ट इज कि जॉब सिक्योरिटी इज मच हायर एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, बट बैंक के प्राइवेटाइजेशन से वो भी शायद खत्म ही हो जाए। तो हाँ। क्या क्या तुम जब अंदर घुसे तो कैसा रहा माहौल, मतलब इज इट ट्रू कि काम आराम का है या फिर कैसा है? सर फर्स्ट डे, क्योंकि स्टेट बैंक में मैं आया था, तो मैं उससे पहले 4 महीना बैंक ऑफ इंडिया में काम कर लिया था। और बैंक हम्म। ऑफ इंडिया में मेरी पोस्टिंग कांकेर में थी सर। उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब मैं वो बिल्डिंग, पहले तो मुझे बैंक दिख ही नहीं रहा था कहाँ पर है। मतलब उसका हम्म। जो बोर्ड था उसमें इतने धूल लगे हुए थे। मतलब हम लोग भिलाई में जो बैंक देखते हैं, मैं जितने भी लोग हम्म। यहाँ बैठे हैं मैं ये बता रहा हूँ, मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज है कि कितना डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बैंकिंग काम कर रही है और बैंक में लोग काम कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था बैंक कहाँ पे, और मेरे सामने में था बैंक। और वो बिल्डिंग का फोटो भी मैंने खींच के रखा है, मैं उसको बार बार देखते रहता हूँ कि मतलब ऐसी जगह पे भी मैंने काम किया है जहाँ पे आप बैठे रहते थे, आपके बाजू में सीपेज का पानी टपकता था। और वहां से हम्म। अभी मैं स्टेट बैंक में हूँ, तो स्टेट बैंक में जो फर्स्ट डे था वो तो बहुत ही औसम था। एकदम लगा बाप रे, किस जगह पे आ गए। ऐसा कॉर्पोरेट वेलकम था, एकदम कॉफी मग और ये सारी चीजें, चॉकलेट्स वगैरह मिल रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। बट जैसे ही अब काम करना स्टार्ट हुआ, 1 महीना 2 महीना हुआ, तो फिर समझ में आया कि जो टेबल के इस तरफ जो लोग बैठे रहते हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत होता था। हम जब बैंक में जाते थे तो हमें नहीं समझ में आता था।
मुझे ऐसा लगता है कांच वाले बिल्डिंग बनाना चाहिए ताकि लोगों को दिखे कि हाँ ये लोग रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे तक बैठते हैं आफ्टर 4 और 4:30 PM। यूजुअली यूजुअली बैंक का स्टाफ कितने समय मतलब बैंक से निकलता है? क्लरिकल स्टाफ 5:30, वो भी स्टेट बैंक में होता है, बाकी बैंक्स में थोड़ा जल्दी भी चले जाते हैं। और हम्म, ऑफिसर स्टाफ बाकी बैंक का 6 to 6:30 के आसपास। स्टेट बैंक में कोई टाइम लिमिट नहीं है। मे बी 8 तो मतलब जनरल है, अगर आप बड़े ब्रांच में हैं। इंटीरियर 8 में तो है तो जनरल। 6 बजे तक आप जा सकते हैं। बट 8 तो बचता ही है, 10 बजे आपको आना होता है टाइम पे। बैंक लेट तो नहीं खुल सकता, बट जाने का कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा, तो बड़े ही लाइट नोट पे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब ये चीज जाने। यार ऑफिस मतलब बैंक बंद तुम 4 बजे कर देते हो कस्टमर के लिए, तुम 8 बजे तक करते क्या हो बैंक के अंदर? सर वो बैक एंड के बहुत सारे काम होते हैं जो हमें कस्टमर डीलिंग के बाद भी मतलब, और उसके मतलब एंटायर 10 to 4 के बीच में भी मिलते हैं। और उस पे भी हम्म, स्टाफ काम करते रहता है। और जैसे बहुत सारी चीजें, केवाईसी है, कुछ ऐसी चीजें जो एट दैट टाइम मतलब मतलब उस टाइम पे नहीं हो सकता, रियल टाइम पे नहीं हो सकता, बट उसको बाद में हम लोग फिर सेटल करते हैं। आरटीजीएस वगैरह की चीजें होती हैं जो लेट शाम तक भी हो सकती हैं, अब तो 24 आवर्स हो गया। तो वो उस हम्म, कारण से अब थोड़ा सा टाइम मतलब बैंक के और पुराने पेंडेंसी है, अब क्योंकि चीजें चेंज होती जा रही हैं। तो हम्म, डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा मतलब पुरानी चीजों को जब नए में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम हम्म। ज्यादा लग रहा है। शशांक, अगर वेरी ब्रीफली जो हमारा ऑडियंस है उनके लिए तुम बता सको कि ऐसे 3-4 काम, जिस तरीके के काम तुम अभी करते हो बैंक में। हम्म। सर बैंक में मतलब जैसे देखिए क्लरिकल स्टाफ में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, दो स्टाफ होते हैं, हम्म, ऑफिसर और क्लरिकल। हम्म, क्लरिकल स्टाफ का काम होता है मतलब डेटा को फीड करना, मेकर का काम होता है एंटर करना सिस्टम में, और जो ऑफिसर स्टाफ होता है उसको ऑथराइज करना, वैलिडेट करना। तो वो काम जो है ये बेसिकली ये काम होता है। अब इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे डिपॉजिट वाला सेक्शन होता है जो जनरल पब्लिक जिसको डीलिंग करते हैं, कैश हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। और बाकी में लोन का एक पार्ट होता है, और बाकी क्रॉस सेलिंग का आजकल थोड़ा सा ज्यादा रहता है प्रेशर बैंक में, कि आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट वगैरह भी, बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी जो है आपको सेल करना है, जिससे कंपनी का प्रॉफिट जो है जनरेट होते हैं, सिंपल ओके, टर्म्स। अच्छा, ठीक है। तो ये सेल्स टारगेट भी होता है क्या कि इतना तो करना ही है जैसे सर होता है, सेल्स टारगेट बिल्कुल होता है आपको। मतलब आप देखिए आज के डेट में आप किसी भी जगह में जाएं, इवन एसएससी में भी आज के डेट में अगर आप जॉब में लगते हैं, जो मेरे जो दोस्त हैं वो लोग हैं, तो उनके पास भी टारगेट है। पहले मतलब आरबीआई में इवन अब टारगेट मिलने लग गया है कि आपको इतने टाइम पे इतना काम करना पड़ेगा, आज के डेट में मिलने लग गया है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो आरबीआई में अभी ऑफिसर बना है। तो उसने बताया था कि अब पहले वो मतलब जनरली फ्री रहता था जब वो मतलब क्लरिकल था, बट अब जब से ऑफिसर हुआ है तो उसको मैं फोन करता हूँ तो हमेशा बोलता है भाई मैं 5:30, 6 बजे के बाद ही तेरे से बात करता हूँ। तो वो हर जगह का यही है, थोड़ा सा बिजी है सारे लोग। तो वो मतलब इतना तो फ्री कोई भी नहीं है कि कोई कोई इजीली भी नहीं। मोबाइल चला ले आराम करके बैठ जाए, वो मतलब ऐसा तो अभी नहीं रहता है बैंकिंग में। तो मेरे मतलब ख्याल है से शशांक आप बिल्कुल टारगेट। सही कह रहे हैं। बैंकिंग ही नहीं, मतलब सारी जगह जो लोग भागते हैं कि मेरे को टारगेट नहीं चाहिए, टारगेट। अगर मैं बोलूं, कॉलेजेस में टीचर्स को भी टारगेट रहता है कि अगर एडमिशन के समय एडमिशन्स में आपको कुछ तो हेल्प करनी पड़ेगी। इट इज इम्पॉसिबल कि आप किसी भी सेक्टर में जाएं और आपको टारगेट ना मिले। तो उस चीज से तो बचा ही नहीं जा सकता। ठीक है शशांक, मेरा अगला जो क्वेश्चन है, मुझे ये जानना था कि एक बार एक एंट्री लेवल में कोई एज अ ऑफिसर या क्लरिकल में ज्वाइन कर लेता है, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कितना है? सपोज करते हैं एवरेज 25-26 की एज में कोई एक बैंक में जाता है, तो बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो कहां तक पहुंच सकता है? मिनिमम जीएम, जनरल मैनेजर। अच्छा, तो देखो हम लोग को ये सब तो समझ में आएगा नहीं कि जनरल मैनेजर, यहाँ पर हम सब ये देखते कि जनरल मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, उससे ये अंदाजा लगाते कि कहाँ तक जनरल पहुंचेगा। मैनेजर स्केल 7 होता है, जैसे ज्वाइन आप एंट्री लेवल पे करेंगे तो स्केल 1 रहता है। स्किल सेवन। स्केल 7 हाँ, पे जब जाते हैं तो जनरल मैनेजर जैसे होता है, ये असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर। वैसे ही सेम उसके बाद एजीएम, डीजीएम, जीएम और फिर सीजीएम, मिनिमम जीएम होता है। ओके, और क्लरिकल ठीक है। एंट्री है तो मिनिमम डीजीएम आप आराम से पहुंच जाएंगे, डीजीएम एजीएम आप बन जाए।
तो क्लरिकल भी ज्वाइन करके आप एक अच्छे ऑफिसर की पोस्ट पे और अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं इजीली। अगर आप एंड इस पोजीशन में जब पहुंच जाते होंगे तो सारे पर्क्स वगैरह जो एक कॉर्पोरेट में किसी वाइस प्रेसिडेंट वगैरह को मिलता है, उतना तो मेरे ख्याल से यहाँ भी डेफिनेटली मिलता ही है। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों का परक्यूसिव है। खासकर स्टेट बैंक में जितना परक्यूसिव है उतना तो किसी बैंक में भी नहीं। एक मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में सुना है, हम्म। वहां अच्छा परक्यूसिव है। और बाकी मतलब स्टेट बैंक में परक्यूसिव बहुत अच्छा है, मतलब उसमें सैलरी वाइज आपको कभी कोई वो नहीं, या लिविंग स्टैंडर्ड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो अभी तो हमने काम की बात जो थी, आप किस तरीके का काम करते हैं वो देखा, बट यहाँ तक पहुंचने के लिए कुछ जो मेहनत की होगी थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स, मतलब। प्रिपरेशन सर ऐसी, जैसे मैंने 2015 में जैसे आपने बताया, तो पहले तो मतलब कुछ समय में इंजीनियरिंग में ही समझ में आ गया था थर्ड सेमेस्टर में कि भाई ये अपन गलत जगह पे आ गए। ये अपना हम्म। ये अपने से, क्योंकि वो एक मटेरियल साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट था, मेरे को आज भी वो क्लासेस याद है। जब मैं वहां बैठता था तो मुझे लगता था यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जैसे मेरे कॉलेज में चेयरमैन सर ने वहां पे भी हेल्प वहीं से स्टार्ट हुआ बेसिकली। वो एप्टीट्यूड्स की क्लासेस वहां लगाना स्टार्ट हुआ कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, तो लगा कि हाँ ये एक फील्ड है जिसमें कुछ किया जा सकता है। और फिर मतलब नेट वगैरह में हम लोग उस टाइम पे गूगल पे सर्च करते थे कैफे में बैठ के कि कौन से ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें एप्टीट्यूड के थ्रू मतलब जिसमें प्लेन एप्टीट्यूड आए और जहाँ से हम एक अच्छी जगह पे पहुंच जाए। तो वैसे कैट एक एग्जाम है, बैंकिंग है जहाँ पे आप एप्टीट्यूड के थ्रू जा सकते हैं, एसएससी है, गवर्नमेंट जॉब है, ये सारे एग्जाम्स में आप जा सकते हैं। तो वहां से प्रिपरेशन करना फिर चालू किए। ये तीन सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स। और चौथा सब्जेक्ट रहता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस, उसकी श्याम, प्रिपरेशन। तुमने ये तो बात करी, बिगिनिंग की बात की, कि लगभग कितने लोग बैंकिंग की एग्जाम देते हैं हर साल? सर अभी एसबीआई के डेटा, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ सर ये अराउंड 30 लाख लोग अभी मतलब देते हैं। जब मैं देता था तो 40 लाख के आसपास देते थे, अभी कुछ थोड़े से कम हुए हैं, बट वो भी कुछ समय के लिए हैं, फिर वो वापस से बढ़ जाएंगे। मतलब आप 30 to 40 लाख मानिए, और 2,000 सीट। वैकेंसी से 4,000 वैकेंसी के बीच में आती है एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ। क्लरिकल भी अब कम हो गया है, क्योंकि आज की डेट में अभी मैंने निर्मला सीतारमन जी ने लोकसभा में एक डेटा शेयर किया था जिसमें सारे बैंक्स में ऑफिसर ग्रेटर देन क्लरिकल स्टाफ हो गया है। ओके। तो कहीं कहीं बोलने पे का कम मतलब, है। अगर अगर मैं 4,000 वैकेंसी पकड़ूं हम्म। और 40 लाख भी पकड़ूं, मतलब दोनों हायर साइड में ले लेता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, तो 40 लाख देने वाले 4,000 सीट, 4 लाख देते तो 10%, 40,000 देते तो 1%, 4,000 लोग की वैकेंसी यानी 0.1% इज द सिलेक्शन। आई थिंक इट इज एज डिफिकल्ट एज एनी अदर एग्जाम। कई बार क्या होता है ना, ये मैं इसलिए ये डेटा चाह रहा था आप बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो देखते हैं लगता है यार मैथ्स ही तो है, और देखने में वो क्वेश्चन सिंपल लगते हैं, इतना हम्म। डिफिकल्ट नहीं लगता, लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिस से बन जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि यू नीड टू बी वेरी वेरी गुड एट इट, बिकॉज इतने सारे लोगों के बीच आपको 4,000 सीट्स के लिए कॉम्पीट करना है। तो इसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। शशांक, आपने अपने समय में कैसे प्रिपरेशन इन टर्म्स ऑफ, आप अगर ये बता दें कि आपको जब प्रिपरेशन चालू की तो आपको क्या लगा, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल मैथ्स, लॉजिकल या इंग्लिश, और कौन सा पार्ट वीक है, और कैसे अपने वीक पार्ट को आपने सुधारा? सर ऐसा था, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सडनली एग्जाम्स के पैटर्न चेंज हो गए। पहले सिर्फ एक एग्जाम होता था, एक इंटरव्यू होता था। उसके बाद से गवर्नमेंट ने प्रीलिम्स इसमें भी, बैंकिंग के और एसएससी के एग्जाम्स में भी एंटर कर दिया। तो प्रीलिम्स और मेंस का कंसेप्ट आ गया। प्रीलिम्स का कंसेप्ट आया तो प्रीलिम्स पहले तो हम लोगों को यही नहीं समझ में आया एक दो एग्जाम में कि इसमें स्पीड रखना है या फिर प्रीलिम्स में स्पीड रखना है, मेंस में भी स्पीड रखना है क्या। तो कई बार स्टार्टिंग में ये हो रहा था कि प्रीलिम्स तो स्पीड के कारण निकल जा रहा था, मेंस स्पीड के कारण मतलब बिगड़ जा रहा था, और हो उल्टा रहा था। प्रीलिम्स था पूरा स्पीड बेस्ड, मेंस था पूरा नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड मतलब उसमें एक तो जनरल अवेयरनेस आता है, वो जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग करके रखो उतना आपको बेनिफिशियल है। और नॉलेज बेस्ड मेंस में बाकी सब्जेक्ट भी से, क्योंकि इंग्लिश में भी वो एकदम मतलब
ऐसे ऐसे ग्रामर आपसे पूछेंगे, या पूरा पूरा पैसेज जैसा कैट में आता है क्वेश्चन, तो वो पूरा नॉलेज बेस्ड है। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा कि कैट में मतलब आप पैसेज क्या है, क्या क्या बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या मतलब उसका टोन क्या है राइटर का, ठीक है, तो आप कभी भी आप उसको अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे। तो वो जो मेंस एग्जामिनेशन है वो पूरा नॉलेज बेस्ड है, और प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पूरा स्पीड बेस्ड है। उस 1 घंटे में आप कहीं पे भी मतलब घबरा नहीं सकते एग्जाम देते में। अगर आप जहां पे भी पैनिक क्रिएट किए, विद इन 2-3 मिनट्स अगर आपने पैनिक क्रिएट कर दिया एग्जाम के बीच में, तो आपका एग्जाम बिगड़ जाएगा, ये एकदम श्योर है। मैंने कई एग्जाम में देखा है, मेरे साथ भी हुआ है, जहां पे भी अगर 2 मिनट के लिए भी पैनिक क्रिएट होता था 60 मिनट्स के लिए, वो एग्जाम बिगड़ जाता था और फिर वो क्लियर ही नहीं होता था। और विदाउट पैनिक वाले एग्जाम मैंने कट ऑफ से 10 से 12 नंबर ज्यादा लाके निकाले हैं। तो ये डिफरेंस होता बहुत जरूरी चीज है कि प्रिपरेशन तो अपनी जगह है, एग्जाम के समय है एग्जाम में। कूल एंड कंपोज्ड रहना। और सर शशांक ये मैंने और ये सारी चीजें जो है ना, ये मॉक टेस्ट से होता है। अच्छा। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी आप प्रिपरेशन करें, बट आप एक अच्छा मॉक टेस्ट अपने लाइफ में हमेशा, जैसे करियर लॉन्चर का भी है अपना, बहुत अच्छा है, उसके मॉक टेस्ट दे के ही, वो एक डिफिकल्ट लेवल का मॉक टेस्ट जब आप देंगे, और अगर उसमें आपके स्कोर जब अच्छे आने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है जब आप एग्जाम में जाएंगे, आपको उस लेवल का या उससे कम का, ये तो मैं कह रहा हूँ, उससे ऊपर नहीं मिलेगा, उस लेवल का या उससे कम का मिलेगा, तो इजीली आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। मॉक टेस्ट देने से ये भी एक चीज होती है कि स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को ये पता चलता है कि उसका स्ट्रांग पार्ट क्या है और कौन से पार्ट पे उसे वर्क करना है। अगर कोई बिना मॉक टेस्ट दिए सीधा जाकर के एग्जाम देगा तो वो 7 जन्म तक के एग्जाम दे दे, उसका एग्जाम नहीं नहीं नहीं, वो निकलेगा तो जब हो ही तक, इम्पॉसिबल निकल है, ही नहीं नेक्स्ट। सकता। हाँ, तो वो बहुत जरूरी चीज है। एक था, अब शशांक मैंने आपकी जर्नी काफी क्लोजली देखी है, अ, और मैं देखा हूं कि आप काफी बार फेल भी हुए हैं। ठीक है, हम हम्म। सब फेल हुए हैं, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ। तो ऐसे समय में एज ए स्टूडेंट आप अपने आप को किस तरीके से, एस्पिरेंट किस तरीके से यू कीप केप्ट योर सेल्फ मोटिवेटेड? सर मतलब वही है, एक था कि टारगेट था कि हाँ इसको अचीव करना है, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में करना है। और जब चीजें जब ऐसी होती है, जैसे 2017-18 में ऐसा हो रहा था, मैं बस पॉइंट कुछ मार्क्स से रह जा रहा था, तो घर वाले जो सपोर्ट करते थे कि नहीं बेटा इस बार नहीं हुआ है, अगले बार। पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि जब आप अपने आप से भी, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रस्ट खत्म हो जाता है, पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, आपके वेल विशर का, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन आपके वेल विशर है रियल में। तो वो आप उनके साथ हमेशा टच पे रहिए और मोटिवेटेड रहिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आपने भी बहुत सपोर्ट किया, और उस कारण से ही मेरे एग्जाम्स निकले। और मतलब हालांकि मतलब काम करते करते एग्जाम मैंने दिया है, बट उसके बावजूद क्योंकि मोटिवेशन था, और था कि घर वाले सपोर्ट करते थे, टीचर का सपोर्ट था, मतलब आपका सपोर्ट था, इस कारण से एग्जाम में मतलब क्लियर हो पाया। नहीं तो क्योंकि बहुत पास में जाके बार बार एग्जाम रुकता है, तो ऐसा लगता है कि यार फॉर्च्यून में, डेस्टिनी में है कि नहीं है, वो भी एक चीजें आने लगती है बिल्कुल दिमाग में, बिल्कुल बहुत तरीके बिल्कुल। की नेगेटिविटी आती है। लेकिन फिर जब वो क्लियर हो जाता है, तो मेरे लाइन से, जो कि 2019 से 20 मिड तक में जितने मैंने एग्जाम दिए, वो कोई भी नहीं रुका। कोई जब मोमेंटम आप पकड़ लेते हैं, तो फिर वो एग्जाम नहीं रुका। हाँ, अभी मेरे को बिल्कुल। देने बोलेंगे तो शायद फिर नहीं निकलेगा। नहीं, ठीक है। सो मुझे याद है कि 2017-18 या वो जो पीरियड था, तब तुम्हारा पॉइंट पॉइंट से चूक जाता था, वो भी सिर्फ एक सेक्शन में चूकता था, बाकी सब में निकल जाता था। हाँ और उस पे वर्क करके फिर यू इम्प्रूव्ड एंड चीजों को ठीक किया। एक एक जो मैं चीज पूछना चाहता हूँ शशांक, और मेरे दिमाग में ये हमेशा, मैं हर इंटरव्यू में ये चीज पूछता हूँ जिन्होंने कुछ अचीव किया है उनसे, तुम्हें क्या लगता है तुम उन 4,000 लोगों में कैसे आ पाए जो बाकी के 40 लाख लोग में से 4,000 ही सेलेक्ट हुए? तो माइनस करके, अब एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं ला पाऊंगा, जो भी है, बाकी के लोग नहीं आ पाए, मतलब ये बोल सकता हूँ 99.9% लोग नहीं आ पाए, आप उस 0.1% में आ गए। तुम्हारे हिसाब से तुमने कौन सी चीज सही की जो बाकी लोगों ने नहीं की? सर वही है, लगातार प्रिपरेशन, फोकस्ड रहना, और अपना फोकस हटाना नहीं। हालांकि हटता है कई बार, इस एज में होता ही होता है, इसको कोई नहीं बोल सकता कि नहीं होगा,
बट अगर आप मोटिवेटेड हैं, फोकस्ड हैं, डेफिनेटली मैं ये बोल रहा हूँ आपका एक ना एक दिन एग्जाम निकलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा खुद एज एट द एज ऑफ 27 में निकला एग्जाम। तो 22 से 27 तक का टाइम जो है वो काफी डिफिकल्ट था, और उस एज में एग्जाम निकला है। तो डेफिनेटली अगर आप भी प्रिपेयर करते रहे, और मैं भी बहुत सारे लोग जो मतलब सक्सेसफुल हुए हैं मतलब लेट एज में, तो उनके भी मैंने मतलब आर्टिकल्स वगैरह, उनके इंटरव्यू वगैरह पढ़े हैं। तो वो लोग भी यही, सारे लोग भी यही बोलते हैं कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। और एक बार क्या होता है ना, जैसे मैं गलती ये कर रहा था, मुझे बहुत बाद में उसको रियलाइज हुआ कि एग्जाम में हम लोग ना सेक्शन जैसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, हाँ ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मेरा वीक पॉइंट है। तो जैसे मेरा वीक पॉइंट इंग्लिश रहा है, मतलब आप जानते हैं सर, तो उस वीक पॉइंट पे मैंने एक लिमिट तक मेहनत की, उसके बाद भी मेहनत किया, बट एक लिमिट के बाद वो इम्प्रूव नहीं हो रहा था। और फिर मुझे मेहनत करना था जिस सेक्शन में, जैसे जनरल अवेयरनेस, वो जिसका मैथ्स वीक हो, जिसका इंग्लिश वीक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है उस सेक्शन का। वो मतलब टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने देर घर में बैठ रहे हो, सिटिंग कितनी है, और आप कितना पढ़ रहे हो। तो वो चीज जो है वो इम्प्रूव होती है पढ़ने के कारण। तो मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, अभी इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा लग रहा है। तो मैंने जनरल अवेयरनेस को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, और मेरे जितने भी एग्जाम निकले हैं एसबीआई में, तो कंसोलिडेट मतलब मार्क्स आते हैं। बट जो मेरे आईबीपीएस वगैरह के एग्जाम निकले, तो उसमें मैंने देखा था जनरल अवेयरनेस जो है मेरा, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से भी ज्यादा आया, क्योंकि वो आजकल थोड़ा टफ कर दिया एग्जाम में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के जो तुमने आंसर दिया इसकी ब्रीफ समरी दूं, तो एक तो ये कि मेहनत करते जाना है, और 4-5 बार फेल होना बड़ी आम बात है बड़े एग्जाम्स में। बट हम्म, अगर आपको ये लग रहा है कि आपके एफर्ट में कमी नहीं थी, आप उसको सुधार सकते हैं, हम्म, तो आप कोशिश करते रहिए। हाँ, अगर आपने पूरा टाइम वेस्ट किया है और सोचे एग्जाम निकलेगा, तो मेहनत करने वालों का नहीं निकल रहा है, तो आपका तो निकलेगा ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो। तो मेहनत करते रहे, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और दूसरी चीज, जो वीक एरिया है उसको बियॉन्ड अ पॉइंट बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट ऑफ क्लियर करने का देखे और अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाए। एरिया को, और जिसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब जो इजीली बिल्कुल। हो सकता है, जैसे जनरल अवेयरनेस में हो सकता है, वो पढ़ के हो सकता जनरल। है, उसका कोई सॉल्यूशन बिल्कुल। नहीं, उसमें कोई ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं लगना। ठीक है शशांक, थैंक यू वेरी मच। मेरे को इतनी चीजें आपसे पूछनी थी, मेरे मन में जो क्वेश्चंस थे वो तो मैंने पूछे। अगर आपको कोई टिप इन एस्पिरेंट्स को देना है तो, एंड नाउ स्टूडेंट्स यू कैन आल्सो आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, आप टाइप कर दो, मैं शशांक से वो क्वेश्चन पूछ लूंगा। मीनवाइल शशांक, तुम्हें कोई मैसेज इनको देना है तो। सर वो लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर लास्ट में मैं कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, ओके। अगर कोई चाहे तो अनम्यूट होके भी पूछ सकता है, चैट बॉक्स में टाइप करना जरूरी नहीं है, आप अनम्यूट होकर के भी पूछ सकते हो। शशांक, मुझे लगता है कि क्वेश्चंस नहीं है, शायद हमने सभी चीजें कवर कर ली है। और होपफुली अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे भी बाद में पूछ सकता है। तो ओके, लेट अस एंड दिस। तुम्हारा कोई मैसेज अगर स्टूडेंट्स के लिए है? स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है सर कि आप फोकस्ड रहें, और मोटिवेटेड रहें, और प्रिपरेशन करते रहें। और पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे पे कभी डाउट मत करें, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो आप उन्हें मतलब आपकी तरफ से ये होना चाहिए कि आपका बच्चे का कभी डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। बाहर में अड़ोस पड़ोस वाले लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन पेरेंट्स जो है अगर अपने बच्चे को मोटिवेट किए हुए हैं, हाँ मतलब अंटिल ये होना चाहिए कि उसमें ये होना चाहिए कि बच्चा मेहनत कर रहा हो। ये ना हो कि वो मेहनत ना कर रहा हो फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर मेहनत कर रहा है तो सपोर्ट करिए, एक ना एक दिन उसका एग्जाम निकलेगा। और रही बात वर्क कल्चर की,
तो वर्क कल्चर हर जगह पे ऐसा ही है। मतलब आप कहीं पे भी ये मत सोचिए कि पीस पीस आज की डेट में वही है कि आप अपने आप को मान ले कि हाँ यही पीस है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसी को पीस मान लेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे, नहीं तो फिर आप अनहैप्पी ही रहेंगे किसी भी जगह पे जाए। और किसी ने शायद कुछ क्वेश्चन पूछा है सैलरी रिलेटेड, तो सैलरी देखिए मैं अमाउंट में तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बट सैलरी इतनी होती है कि आपकी एक लाइफ में आपको कभी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ेगा। और बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको बहुत तरीके के जो लोन है और परक्यूसिव है, उसमें आपको बैंक की तरफ से काफी हेल्प मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है चीजें, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है, तो काफी वो रहे, मतलब इजीली आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। सैलरी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अमाउंट में नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बट सैलरी वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। Thank you, Shashank. Thank you very much all those who attended this interaction. As promised, हमने इसको short रखा, 30 से 40 minutes मैंने बोला था. We are closing it at around 33 minutes. So thank you, Shashank, very much. Okay. Thank you for joining. And थैंक थोड़ा यू फॉर हम लोगों को इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच ठीक है, सर। right. चलो, bye. बाय। Thank you.